हेलो स्टूडेंट। चलिए हम लोग पृथ्वी की जो हम लोग आंतरिक संरचना पढ़ रहे थे उसमें हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना में हमें पढ़ना है आगे भूकंपीय तरंगे। ठीक है, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वह किस प्रकार की है। ठीक है, और आंतरिक संरचना के जानने के जो स्रोत हैं वो किस किस तरह मतलब कौन कौन से हैं। ठीक है, तो उसमें हमने जाना था कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो प्रत्यक्ष में हमने खुदाई और ज्वालामुखी पढ़ा था। ठीक है, और जबकि अप्रत्यक्ष में हमने तापमान, दबाव, घनत्व पढ़ा था और भूकंपीय तरंगे पढ़ी थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि भूकंपीय तरंगों से किस प्रकार से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का क्या किया जाता है, अनुमान लगाया जाता है। ठीक है, सभी को पता है कि भूकंप को मापने का जो यंत्र है वो क्या है, सिस्मोग्राफ है। ठीक है, सभी को ये बात पता है। ठीक है, कि सिस्मोग्राफ क्या है, कि कंप्यूटर मापने का एक भूकंप मापने का क्या है, एक यंत्र है। ठीक है, चलिए हम लोग इसमें देखते हैं। सभी प्राकृतिक भूकंप जो हैं वो स्थल मंडल में ही आते हैं। इसी अध्याय में आगे आप पृथ्वी की विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो लेखक कहते हैं यहाँ पर कि जो जितने भी जो प्राकृतिक भूकंप आते हैं वो पृथ्वी के किसमें, स्थल मंडल में आते हैं। ठीक है, अभी इतना समझ लेना है पर्याप्त है कि स्थल मंडल पृथ्वी के धरातल से 200 किलोमीटर तक की गहराई वाले भाग को कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि ये क्या है, अपनी पृथ्वी है। तो पृथ्वी के यहाँ से लेकर के स्थलमंडल कितना, 200 किलोमीटर की गहराई तक हम लोग जाएंगे तो इसको क्या कहेंगे, हम लोग स्थलमंडल कहेंगे। और इसी स्थलमंडल में क्या आते हैं कि भूकंप आते हैं। लेखक का ये कहना है कि जो प्राकृतिक भूकंप है वो इन्हीं में आते हैं। ठीक है ना, चलिए। भूकंप मापी यंत्र सिस्मोग्राफ सतह पर पहुंचने वाली भूकंप तरंगों को अभिलेखित करता है। ठीक है, जो सिस्मोग्राफ हमारे पास है, ठीक है ना, सिस्मोग्राफ या फिर भूकंप मापी यंत्र, तो वो क्या करता है कि भूकंपीय तरंगों को क्या करता है कि अभिलेखित करता है। किसे, जो भूकंपीय तरंगे हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, जो भूगर्भ में पहुंचती हैं या धरातलीय क्षेत्र पर चलती हैं तो उनको क्या करता है, अभिलेखित करता है। कौन, जो सिस्मोग्राफ है वो क्या करता है कि भूकंप तरंगों को क्या करता है, अभिलेखित करता है। ठीक है, इतना जान लीजिए आप लोग कि सिस्मोग्राफ जो है वो भूकंपीय तरंगों को अभिलेखित करता है। ठीक है, भूकंपीय तरंगों का अभिलेख वक्र चित्र 3.1 भूकंपीय तरंगों का अभिलेखी वक्र दिखाता है। ठीक है, तो अभिलेखी वक्र ये आपका मेंशन किया गया है 3.1। ठीक है, ये आपको क्या मेंशन किया गया है, तो 3.1, चित्र 3.1 यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, भूकंपीय तरंगों का 1 मिनट स्ट्रेट है। हाँ, ये भूकंपीय तरंगों का क्या किया गया है कि इसमें जो भूकंपीय तरंगे हैं हमारी, उसका क्या किया गया है, यहाँ पर ये कर्व के माध्यम से दिखाया गया है कि पी तरंगे इस तरह, एस तरंगों को इस तरह और धरातलीय तरंगों को इस तरह से दिखाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि बुनियादी तौर पर भूकंपीय तरंगे दो प्रकार की हैं, भूगर्भिक तरंगे और, ठीक है ना, धरातलीय तरंगे। ठीक है ना, तो बुनियादी तौर पर दो प्रकार की तरंगे पृथ्वी पर चलती हैं।
ठीक है। एक तो धरातल पर चलती है, ठीक है, जिसे धरातली तरंग कहते हैं, जिसे एल से प्रदर्शित करते हैं, और भूकंप और भूगर्भिक तरंगे, ठीक है ना, जो भूगर्भ के अंदर चलती है, ठीक है ना। भूगर्भ के जो अंदर चलती है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, धरातली और भूगर्भ। तो भूगर्भ में कौन सी आएंगी, तो जो भूगर्भ के जो पृथ्वी के गर्भ में चलती है, मतलब पृथ्वी के आंतरिक भागों में चलती है, वो भूगर्भिक तरंगे कहलाती हैं। और जो पृथ्वी के सरफेस पे चलती हैं, वो कौन सी, सरफेस वेव्स कहलाती हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। भूगर्भिक तरंगें उद्गम केंद्र से ऊर्जा के मुक्त होने के दौरान पैदा होती हैं और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगें कहा जाता है, ठीक है। जो भूगर्भिक तरंगें हैं वो क्या करती हैं कि पृथ्वी के जैसे कि क्या होता है, उद्गम केंद्र से क्या होती है कि ऊर्जा के मुक्त होने से होती है, और क्या करता है कि यहाँ से भीतर अंदरूनी भाग के सभी दिशाओं में क्या करती हैं, ये चलती हैं, ठीक है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, भूगर्भिक तरंगे कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। भूगर्भिक तरंगों एवं धरातली शैलों के मध्य अन्योन्य क्रिया के कारण नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें धरातली तरंगे कहते हैं, ठीक है। अभी बताया गया जस्ट कि जो ये धरातली, ठीक है, भूगर्भिक तरंगे और जो ये चट्टानें हैं, इनके बीच में जब क्रिया होती है तो क्या होता है कि यहाँ पर ये धरातली तरंगे उत्पन्न होती हैं, जो कि इसमें धरातल पे चलती हैं, ठीक है। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं। तरंगों का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होती होने के कारण परावर्तन व आवर्तन होता है, जिससे इन तरंगों की दिशा क्या होती है, दिशा भी बदलती है, ठीक है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन व आवर्तन होता है, ठीक है। देखिए इन तरंगों का वेग जो है क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। इन तरंगों का वेग क्या है, अलग अलग है, ठीक है। भूगर्भिक तरंगों का जो क्या है, वेग अलग अलग है। क्यों, इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर तापमान, दबाव और घनत्व एक समान नहीं है, कहीं पर घटता है, कहीं पर बढ़ता है। इसलिए इसका क्या होता है कि इनका घनत्व वाले तरंग का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर परिवर्तित हो जाता है। अधिक घनत्व वाले पदार्थों में तरंगों का वेग क्या होता है, अधिक होता है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन एवं आवर्तन होता है, ठीक है। पदार्थों के घनत्व में भिन्नताएं होने के कारण परावर्तन एवं आवर्तन होता है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, कैसे परावर्तन और आवर्तन होता है। तो देखिए, मान लीजिए कि पृथ्वी है, ठीक है ना, और मान लेते हैं हम कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, तरल अवस्था में है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये तरल अवस्था में है, ठीक है। तो देखिए इसमें ऐसा होता है कि मान लीजिए कि पी तरंगे आती हैं, ठीक है ना, पी तरंगे आ रही हैं, तो क्या होता है, यहाँ पर माध्यम चेंज होता है, तो इनकी गति और दिशा दोनों बदलती है, ठीक है। इनकी गति क्या होती है, गति और दिशा दोनों बदल जाती है, ठीक है। क्योंकि ये तरल अवस्था में जैसे ही प्रवेश करती हैं, जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा था, बहुत पहले हमने पढ़ा था, एक प्रयोग हम लोग करते थे तब, जो पेंसिल वाला एक प्रयोग था ना, कि हमें पेंसिल को पानी में डुबोने के लिए कहा जाता था, तो हमें पेंसिल कैसी मुड़ी हुई दिखाई देती थी, है ना। उस प्रयोग से हम लोग ये सिद्ध होता था कि क्या, कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बदलने से क्या होता है, जब कोई भी चीज़, कोई भी प्रकाश हो या कोई भी वस्तु हो, तो क्या होगी, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाएगी तो क्या होगा, उसकी गति और डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए पी तरंगे क्या होती हैं कि मुड़ जाती हैं, ठीक है। मतलब सेस्मोग्राफ जो है वो यहाँ पर उसको अभिलेखित नहीं करता है, ठीक है। ये तरंगे क्या होती हैं कि मुड़ जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि जो एस तरंगे हैं, तो ये क्या हो गया, ये आवर्तन कहलाया, ठीक है ना। आवर्तन का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ की प्रकाश की क्या हो कि गति और दिशा, गति क्या होती है कि गति थोड़ा सा गति प्रभावित होती है और दिशा दोनों प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है,
आवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये आवर्तन है। ठीक है, गति एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने से प्रकाश की गति और दिशा जब बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? आवर्तन कहते हैं। ठीक है ना। और दूसरा है इसका परावर्तन। तो परावर्तन का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि परावर्तन में जैसे हम मानते हैं, ठीक है ना, कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर द्रव अवस्था आ गई पृथ्वी की, तो जो एस तरंगे हैं वो क्या करती हैं कि यहाँ पर आती हैं और टकरा कर क्या करती हैं? वापस चली जाती हैं। ठीक है ना, वापस लौटती हैं। ठीक है, क्या करती हैं? वापस लौटती हैं। ये यहाँ पर क्रॉस नहीं कर पाती। ठीक, तो ये क्या कहलाता है? ये परावर्तन कहलाता है। ठीक है, भूगर्भीय तरंगे भी दो प्रकार की होती हैं। इन्हें पी तरंगे व एस तरंगे कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है? पी तरंगे व एस तरंगे। भूगर्भिक जो है, जो धरातल पर चलती है उसे एल तरंगे कहा जाता है। ठीक है ना, जो धरातल पर चल रही हैं उन्हें एल तरंगे कहा जाता है। और जो भूगर्भ पे चलती हैं वो दो प्रकार की तरंगे हैं, एक पी और दूसरी एस। पी का मतलब है प्राइमरी, एस का मतलब है सेकेंडरी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसमें कि एस तरंगे कहा जाता है। पी तरंगे तीव्र गति से चलने वाली तरंगे और धरातल पर सबसे पहले पहुंचती हैं। इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहा जाता है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं। ये गैस, तरल व ठोस तीनों प्रकार के पदार्थों से गुजर सकती हैं। पी के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि ये तीनों माध्यम से क्या करती हैं? गुजर सकती हैं। ठीक है, एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं, मतलब पी से इनकी स्पीड कम होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पी यहाँ तक, ठीक है ना, पी की स्पीड क्या होगी? ज़्यादा है, पी जल्दी पहुंचती है, और एस क्या होती है? थोड़ा सा लेट पहुंचती है उसी स्थान पर। ठीक है, और इसमें क्या है कि पी तरंग क्या है? पी तरंग जो है वो तीनों माध्यम से होकर गुजर सकती है, और जो एस तरंग है वो केवल ठोस माध्यम से। ठीक है, ये द्वितीयक तरंग कहलाती है। एस तरंगों के विषय में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि ये केवल ठोस पदार्थों के ही माध्यम से चलती है। ठीक है, एस तरंगों की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इसी विशेषता ने वैज्ञानिकों को भूगर्भीय संरचना को समझने में मदद की है। एस तरंग की जो एक विशेषता है कि ओनली ठोस पे चलती है, ठोस माध्यम पे। इसमें इसने क्या किया है कि वैज्ञानिकों की मदद की है जानने में कि भूगर्भ की आंतरिक संरचना, पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। ठीक है, परावर्तन से परावर्तन से प्रतिध्वनित होकर वापस लौट आती हैं, जबकि आवर्तन से तरंगे कई दिशाओं में चलती हैं। ठीक है, वही चीज़ है फिर से जो भी बताई गई थी। ठीक है ना, परावर्तन का मतलब होता है कि तरंगे क्या होती हैं कि इस स्थान से टकराकर वापस चले जाना, और आवर्तन का मतलब ये होता है कि इस माध्यम पे चलना, वो चलेंगी इस माध्यम में, पर उनकी गति और दिशा दोनों क्या होंगी? बदल जाएंगी। ठीक है, अब समझ में आ गया है परावर्तन और आवर्तन का मतलब? अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक दो बार और देखिएगा, या फिर कमेंट करिएगा, या फिर बुक से देख लीजिएगा कहीं पर इसकी मीनिंग, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, भूकंप लेखी पर बने आरेख से तरंगों की दिशा भिन्नता का अनुमान लगाया जाता है। धरातली तरंगे भूकंप लेखी पर अंत में अभिलेखित होती हैं। ये तरंगे ज़्यादा विनाशकारी होती हैं, इनसे शैल विस्थापित होती है और इमारतें गिर जाती हैं। किसकी बात हो रही है? तो धरातली तरंगों की हो रही है। जो धरातल पर चलती है ना तरंगे, ये क्या बोलते हैं कि ये ज़्यादा विनाशकारी होती हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य यहाँ पर निवास करता है। जहाँ पर मनुष्य निवास करेगा वहीं पर तो हानि अधिक होगी। तो ये तरंगे धरातल पर चलती हैं, इसीलिए यहाँ पर हानि अधिक होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं भूकंपीय तरंगों का क्या? संचरण। ठीक है ना, क्या? भूकंपीय तरंगों का संचरण। भिन्न भिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगों के संचरित होने की प्रणाली भिन्न भिन्न होती है। जैसे ही ये संचरित होती हैं तो शैलों में कंपन पैदा होता है। पी तरंगों से कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर ही होती है। यह संचरण की गति की दिशा में ही पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है। ठीक है, पी तरंगों के कंपन की दिशा तरंगों की दिशा के समानांतर होती है। ठीक है, मतलब
पी तरंगे जो हैं वो समानांतर चलती हैं। सीधा सा इसका मतलब ये है कि पी तरंगे समानांतर चलती हैं, ठीक है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थ के घनत्व में भिन्नता आती है, शैलों और संकुचन में फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य 3 तरह की तरंगे संचरण गति के समकोण दिशा में कंपन पैदा करती हैं, ठीक है ना। गति के किसके समकोण में दिशा में क्या करती हैं, कंपन पैदा करती हैं। एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल में तरंगों की दिशा के समकोण पर पैदा करती हैं, जिससे ये पदार्थ जिस पदार्थ से गुजरती है उसमें उभार व गर्त बनाती है। धरातली तरंगे सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। एस तरंगे, ठीक है, पी तरंगे समानांतर चलती हैं। एस तरंगे क्या करती हैं, समकोण पर कंपन पैदा करती हैं, इसमें उभार व गर्त बनते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखते हैं भूकंप लेखी यंत्र जो है, छाया क्षेत्र का उद्भव। भूकंप लेखी यंत्र सिस्मोग्राफ पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंपी तरंगें अभिलेखित होती हैं। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कोई भी भूकंपी तरंग जो है अभिलेखित नहीं होती, ठीक है। ऐसे क्षेत्र को भूकंपी छाया क्षेत्र कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक संरचना में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर सिस्मोग्राफ जो हमारा भूकंप तरंगों को अभिलेखित करने वाला यंत्र है, वो कहीं पर भी मतलब पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके कुछ भाग में ये क्या करता है कि किसी भी भूकंप को की तरंगों को क्या करता है, अभिलेखित नहीं करता है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर अभिलेख नहीं होता है, ठीक है। ऐसे क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो शैडो जोन कहा जाता है, ठीक है। विभिन्न भूकंपीय घटनाओं के अध्ययन से पता चलता है कि एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होता है, ठीक है। और 3.2 और 3.2 आ और बा में पी एवं एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया। यह देखा जाता है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 के भीतर किसी भी दूरी पर पी व एस दोनों ही तरंगों का अभिलेखन करते हैं। भूकंप लेखी अधिकेंद्र से 45 डिग्री पर 145 डिग्री से परे केवल पी तरंगों के पहुंचने को ही दर्ज करते हैं, ठीक है, दर्ज करते हैं और एस तरंगों को अभिलेखित नहीं करते। अतः वैज्ञानिकों का मानना है कि भूकंप अधिकेंद्र से 105 और 145 के बीच का क्षेत्र जहां कोई भूकंपीय तरंगें अभिलेखित नहीं होती, दोनों प्रकार की तरंगों के लिए छाया क्षेत्र है। 105 से परे पूरे क्षेत्र में 5 एस तरंगें नहीं पहुंचती। एस तरंगों का छाया क्षेत्र पी तरंगों के छाया क्षेत्र से अधिक विस्तृत है। भूकंप अधिकेंद्र के 105 डिग्री से 145 डिग्री तक पी तरंगों का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ प्रतीत होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बड़ा है वरन यह पृथ्वी के 40% भाग से भी अधिक है। अगर आपको भूकंप अधिकेंद्र का पता हो तो आप किसी भी भूकंप के छाया क्षेत्र को रेखांकित कर सकते हैं। देखिए, इस पूरे इसका कहने का मतलब ये है, इस पूरे जितना हमने पढ़ा तो इसका कहने का मतलब लेखक का ये है कि जैसे देखिए, ये हमारी पूरी पृथ्वी हो गई और हमें पता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो एक जैसी नहीं है। कहीं पर अधिक घनत्व है, कहीं पर अधिक दबाव है, कहीं पर अधिक तापमान है, कहीं पर ठोस है, कहीं पर द्रव है, कहीं पर गैसीय अवस्था में है, ठीक है। तो इस तरह से जो भूकंप की तरंगें चलती हैं, ठीक है ना, उसमें वही सीस्मोग्राफ जो हमारा यंत्र है वो ज्ञात करता है कि तरंगे कहाँ कहाँ पर किस तरह से चलती हैं।
तो उसके माध्यम से हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है। ठीक है, तो इसमें लेखक आपको ये बताना चाहते हैं कि पृथ्वी का कुछ ऐसा क्षेत्र भी है जिसमें सीस्मोग्राफ जो हमारा यंत्र है वो बताने में असमर्थ है, या उस पर वहाँ पर कोई भी भूकंप तरंगें नहीं दिखाई देती हैं। ठीक है, बाकी पूरे पृथ्वी का मान लीजिए चित्र हमें ऐसा दिखाई दे रहा है और केवल ये क्या होता है, ब्लैक दिखाई देता है। ठीक है ना, ये ब्लैक दिखाई देता है, इसमें हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। तो ये क्या है, हमारा भूकंप का क्या है कि ये छाया कहला गया। ठीक है ना, छाया क्षेत्र हो गया। छाया क्षेत्र हो गया मतलब यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार की भूकंपी तरंग क्या है, नहीं चलती है। ठीक है, यहाँ पर 105 से लेकर के। ठीक है ना, तो देखिए अब इसमें कहने का लेखक का मतलब ये है कि हर जो भूकंपी तरंग है, ठीक है ना, सबका छाया क्षेत्र अलग अलग है। जब भूकंप में हम लोग, जब सिस्मोग्राफ में हम लोग मापेंगे कि एस तरंग, मतलब मान लीजिए हमने एस तरंग को मापा कि एस तरंग कहाँ कहाँ गई है, तो एस तरंग क्या है कि सिर्फ इतने में ही हमें दिखाई देगी। ठीक है ना, सिर्फ हमें ये क्या है कि इतने में ही हमें एस तरंग दिखाई देगी, बाकी ये पूरा क्या है, ब्लैक दिखाई देगा, इसमें कुछ भी नहीं मापता है। ठीक है ना, इसमें जो सिस्मोग्राफ है वो कुछ भी नहीं मापता। क्लियर है। और जैसे ही हम लोग पी वाले में देखते हैं, तो जो पी तरंगों का जब हम देखते हैं कि पी तरंगें कैसे मापी जाती हैं, तो पी तरंगों में क्या होता है कि पी तरंगों में 105 से लेकर 145 तक कुछ नहीं दिखता है। ठीक है ना, बाकी फिर इसमें ये पारदर्शी होता है, बाकी दिखाई देता है। जबकि एस तरंग में हमने देखा था कि यहाँ के बाद 105 डिग्री के बाद बिल्कुल भी यहाँ पर ये क्या था कि पूरा क्या है, ब्लैक था, अंधकार था। ठीक है, जबकि इसमें क्या था कि जबकि इसमें क्या है कि यहाँ पर पारदर्शी है केवल ये। ठीक है, 105 से 145 तक। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं फिर हम लोग। पी तरंग का छाया क्षेत्र। ठीक है, पी तरंग का छाया क्षेत्र एक पट्टी के रूप में पृथ्वी की चारों तरफ प्रतीत होता है। एस तरंगों का छाया क्षेत्र न केवल विस्तार में बढ़ा, ये हम लोगों ने देख लिया है इसका। अब मुझे लगता है छाया क्षेत्र आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। छाया क्षेत्र, अगर कोई पूछता है कि छाया क्षेत्र क्या है, भूकंपी छाया क्षेत्र क्या है, तो आप लोग यही बताएंगे कि भूकंपी छाया क्षेत्र, जहाँ पर सिस्मोग्राफ क्या करता है कि भूकंप की कोई भी तरंगे अभिलेखित नहीं करता है, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, तो छाया क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भूकंप का प्रकार, सामान्यतः विवर्तनिक भूकंप ही अधिक आते हैं। ठीक है ना, विवर्तनिक भूकंप का मतलब है, अभी हम लोग जब इसके आगे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है ना, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जब हम पढ़ेंगे इसके आगे, तब हमें पता चलेगा कि पृथ्वी जो हमारी है वो पूरी तरह से प्लेटों में विभक्त है। ठीक है, प्लेटों में विभक्त है ये पूरी हमारी पृथ्वी। कितने प्लेट हैं, ये सब चीज़ें आगे मिलेंगी अभी पढ़ने के लिए। प्लेटों में विभक्त है, और जब ये प्लेटें क्या होती हैं, खिसकती हैं, अगल बगल खिसकती हैं या आपस में टकरा जाती हैं, ठीक है, तब इससे क्या होता है, इनकी गति के कारण क्या है, जो भूकंप आते हैं उसे हम क्या कहते हैं कि टेक्टोनिक भूकंप कहते हैं। ठीक है, ये भूकंप भ्रंशतल के किनारे चट्टानों के सरक जाने के परिणाम स्वरूप होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि दो मतलब कि चट्टानें ये अगल बगल जब खिसकती हैं तब इसे भ्रंश, भ्रंश का मतलब क्या होता है, भूगोल की भाषा में, नॉर्मल भाषा में दरार कहते हैं, और भूगोल की भाषा में हम इसे क्या कहते हैं, तो भ्रंश कहते हैं। ठीक है, चलिए अब और आगे देखते हैं इसमें। एक विशिष्ट वर्ग के विवर्तनिक भूकंप को ही ज्वालामुखीजन्य भूकंप समझा जाता है। ठीक है, ये भूकंप अधिकांशतः सक्रिय ज्वालामुखी के क्षेत्रों तक क्या है, सीमित है। ठीक है, खनन क्षेत्रों में कभी कभी अत्यधिक खनन कार्य से भूमिगत खानों की छत क्या होती है, ढह जाती है, जिससे भी हल्के झटके महसूस होते हैं। जैसे जब कहीं पर खनन कार्य स्टार्ट रहता है तो वहाँ पर भी कभी कभी थोड़े बहुत, जैसे खनन होता है तो खनन में क्या होता है कि या तो विस्फोट करके खनन किया जाता है, या मजदूरों के माध्यम से किया जाता है, या फिर जो मशीनें लगाई जाती हैं उसके माध्यम से किया जाता है। तो कभी कभी उसकी वजह से भी क्या होते हैं कि झटके महसूस किए जाते हैं भूकंप के। उसके बाद फिर देखते हैं कभी कभी परमाणु व रासायनिक विस्फोट के से भी भूमि में कंपन होता है। इस तरह के झटकों को विस्फोट भूकंप कहते हैं। ठीक है, जो भूकंप बड़े बांध वाले क्षेत्रों में आते हैं उन्हें बांध जनित भूकंप कहा जाता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि नदी में क्या होता है कि बांध बना लिया जाता है,
और फिर जब उसमें लोड अधिक हो जाता है तभी भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। क्योंकि प्रकृति की प्रवृत्ति क्या है? प्रकृति की प्रवृत्ति है अपने आप को संतुलित करना। प्रकृति को कितना भी मतलब कि असंतुलित कर दिया जाए, वो हमेशा प्रयासरत रहती है कि मैं इसे संतुलित कर लूँ। चाहे वो किसी भी प्रकार से क्या करती है, अपने आप को संतुलित करने के प्रयास में लगी रहती है। ये प्रकृति का नेचर है। ठीक है। चलिए और आगे देखते हैं। भूकंप की माप हम लोग देखेंगे अब इसके आगे। भूकंपीय घटनाओं का मापन भूकंपीय तीव्रता के आधार पर अथवा आघात की तीव्रता के आधार पर किया जाता है। देखिए ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। भूकंपीय घटनाओं के मापन की भूकंप क्या है? तीव्रता के आधार पर, आघात की तीव्रता, मतलब भूकंप की तीव्रता और आघात की तीव्रता, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है। भूकंपीय तीव्रता की मापनी क्या है कि रिक्टर स्केल के नाम से जानी जाती है, जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। ठीक है ना। जो भूकंप की तीव्रता हम लोग मापते हैं तो रिक्टर स्केल पे मापते हैं। ठीक है। और जैसे भूकंपीय तीव्रता के दौरान ऊर्जा मुक्त होने से संबंधित है जो, ठीक है, इस मापनी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 0 से 10 तक होती है। ठीक है ना। 0 से लेकर के और 10 तक क्या होती है इसकी वो होती है। ठीक है ना, तीव्रता। इसको तीव्रता में ऐसे मापते हैं। और दूसरा क्या है, इसमें क्या मापा जाता है? तो मार्केली में क्या मापा जाता है? तो इसकी जो हानि होती है उसको मापा जाता है। ठीक है। हानि के झटकों से जो, मतलब भूकंप के झटकों से जो हानि होती है, ठीक है ना, उसे हम मापते हैं। किससे? मार्केली से। तो इसमें हमें दो बातें पता चली। इसमें पिछले वर्ष इसमें कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना। इसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है एक बार कि भूकंप की जो प्रत्यक्ष हानि को मापने का, भूकंप की जो प्रत्यक्ष हानि को मापने का जो यंत्र है, मतलब जो स्केल है, वो कौन सी है? स्केल कौन सी है? तो सभी बच्चों ने, लगभग सभी बच्चों ने रिक्टर लगाया था। क्योंकि मुझे भी मतलब सभी को ऐसा लग रहा था कि रिक्टर ही है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि भूकंप की तीव्रता को कौन मापता है? तो रिक्टर स्केल मापती है। जबकि ये आंसर सही नहीं था, ये मार्केली सही था। फिर बाद में इसमें जब देखा गया, फिर तब समझ में आया कि हाँ ये रिक्टर है। क्योंकि इसमें ये मार्केली था। ठीक है। क्योंकि रिक्टर में क्या था कि भूकंप की तीव्रता अगर पूछता है, ठीक है ना, कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला कौन सा मापनी है, तो वो रिक्टर कहलाएगी। लेकिन अगर पूछता है कि हानि मापने की, मतलब हानि को कैसे मापते हैं, तो वो क्या कहलाएगा हमारा? ये मार्केली स्केल में मापेंगे इसको हम। ठीक है ना। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये याद रखने योग्य है। अगर इसमें आप स्टूडेंट, अगर आप लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि कैसे मापा जाता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे आप लोग डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो जो थर्मामीटर होता है, जो जिससे हमारी बुखार मापी जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उसमें कि हम लोग देखते हैं ना, उसमें तापमान मापा जाता है। ठीक है। कैसे मापा जाता है? उसमें तापमान हम लोग देखते हैं कि जब 90 तक रहता है, ठीक है, 90 डिग्री तक 90 तक रहता है जब, ठीक है, तो 90 तक क्या माना जाता है उसमें? कि नॉर्मल बुखार है। ठीक है। नॉर्मल बुखार है, 90 तक माना जाता है। और जैसे ही बुखार बढ़ती है, मतलब जैसे ही 99 या 100 होता है, तब डॉक्टर क्या करते हैं कि आपको दवा लेने की एडवाइस देते हैं। ठीक है ना। तब आप दवा लेते हैं। जब 99 से 100 तक आती है, तब आपको दवा दी जाती है बुखार की। ठीक है। 98 तक बुखार की दवा नहीं दी जाती है सामान्यतः। 99 से 100 तक आपको बुखार की दवा दी जाएगी। उसके बाद मान लीजिए अगर बुखार 102 से 103 या 103 तक पहुंचती है, तब इसे थोड़ा सीरियसली लिया जाता है और मतलब तेज बुखार की दवा दी जाती है इसमें की। ठीक है। और फिर जब 103 से आगे बढ़ता है टेम्परेचर, तब यहाँ पर क्या किया जाता है कि इमरजेंसी ली जाती है। ठीक है। तब यहाँ पर इमरजेंसी ली जाती है 103 के बाद। ठीक है। तो इसी तरह से हमारे भूकंप में भी चलता है। ठीक है। जैसे रिक्टर जो तीव्रता है हमारी, ठीक है ना, तो जब 0, 1, 2, अरे क्या लिख रहे हैं, ठीक है, 0, 1, 2, 3, 4, तो 4 तक नॉर्मल लिया जाता है। किसमें?
रिक्टर स्केल में, ठीक है ना। जब तीव्रता 4 तक होती है तो इसे नॉर्मल लिया जाता है, ठीक है। जैसे ही 5 शुरू होता है वैसे ही हम मान लें कि 101 वाला सिस्टम शुरू हो जाता है कि हमें तेज, मतलब इसमें तेज जैसे हमने माना था ना कि 102 के और 103 के बाद हम इसको सीरियसली लेते हैं, तब 4 या 5 के बाद फिर इसको सीरियसली लिया जाता है, और 5 के बाद अगर ये बढ़ता है तब इसे क्या किया जाता है, इमरजेंसी माना जाता है। मतलब ये फिर घातक, मतलब अधिक हानि होती है इससे, ठीक है ना। इमारतें वगैरह ढह जाना और परेशानी, फिर जैसे ही इसका और अधिक बढ़ता जाता है मान, तो इसमें हानि क्या होती है, बढ़ती जाती है, ठीक है। अब बताइए रिक्टर स्केल, एक क्वेश्चन है, बताइए रिक्टर स्केल और मार्केरी स्केल में कैसा संबंध है, ठीक है ना। इसका संबंध कैसा है, ठीक है। सांख्यिकी का प्रश्न है, हम लोग पढ़ते हैं ना, एक का प्रभाव दूसरे पर कैसे पड़ता है, उसको थोड़ा सा बताइए, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो बताइएगा कमेंट में। भूकंप के प्रभाव, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंपीय आपदा से होने वाले प्रकोप निम्न है: भूमि का हिलना, धरातली विसंगति, भूस्खलन, मृदा द्रवण, धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातली विस्थापन, बांध व तटबंधों के तट से बाढ़, आग लगना, इमारतों का टूटना तथा ढांचों का ध्वस्त होना, ठीक है। भूमि का हिलना, धरातली विसंगति, भूस्खलन, ये इसके प्रकोप हैं, ठीक है ना। भूकंपीय मतलब इसका प्रभाव, एक हिसाब से कह सकते हैं कि प्रभाव है इसका भूकंप का, ठीक है। तो भूमि का हिलना, धरातली विसंगति, भूस्खलन, मृदा द्रवण, धरातल का एक तरफ झुकना, हिमस्खलन, धरातली विस्थापन, बांध व तटबंध के टूटने से बाढ़, आग लगना, इमारतों का टूटना और ढांचों का ध्वस्त होना, क्लियर है। और सुनामी, सुनामी के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। सुनामी हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं, और भूस्खलन सुनते रहते हैं हम लोग। तो भूस्खलन क्या होता है कि भूस्खलन जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, ठीक है ना, उसमें क्या होती है कि चट्टानें जब अपने स्थान पर क्या होती हैं कि अपने स्थान पर रुक नहीं पाती हैं, किसी कारणवश, किसी भी कारणवश, बारिश अधिक हो गई, ठीक है ना, इसकी जो आंतरिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, ठीक है, या फिर किसी भी कारणवश ये जो चट्टानें होती हैं वो ढाल के सहारे क्या होती हैं, नीचे खिसकने लगती हैं, तब उसे कहते हैं भूस्खलन। या ढाल के सहारे क्या होती हैं, गिरती हैं, तेजी से गिरती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं कि भूस्खलन। सुनामी क्या है, सुनामी मान लीजिए कोई समुद्री क्षेत्र है, ठीक है ना, और वहाँ पर भूकंप का अधिक केंद्र बना, तो इसमें कोई अलग से प्रक्रिया नहीं होती है, इसमें बस ये जो लहरें चलती रहती हैं नॉर्मल, ठीक है ना, तो ये सुनामी की वजह से क्या होती है, इनकी गति तेज हो जाती है, ठीक है, इनकी गति में तीव्रता आ जाती है, और यह क्या करती है, तटीय क्षेत्रों में हानि पहुंचाती है, ठीक है। ज्वारी लहरों द्वारा तबाही का एक दृश्य, ये दिया हुआ है इसमें, फिर यहाँ पर ऐड किया गया है कि ज्वारी लहरों द्वारा विनाश एक दृश्य थाईलैंड का है, ठीक है, ये भारत का है, मैरीना तट का। और ज्वारी लहरों द्वारा तटों पर स्थित आवासीय क्षेत्रों का विध्वंस, ठीक है, और ज्वारी लहरों द्वारा विध्वंस का एक, ये इंडोनेशिया का क्षेत्र है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। उपरोक्त सूचीबद्ध प्रभावों में से पहले 6 का प्रभाव स्थल रूपों पर देखा जाता है, जबकि अन्य को उस क्षेत्र में होने वाले जन धन की हानि से समझा जा सकता है। सुनामी का प्रभाव तभी पड़ेगा जब भूकंप का अधिकेंद्र सुनामी अधःस्थल पर हो और भूकंप की तीव्रता बहुत अधिक हो। सुनामी अपने आप में भूकंप नहीं है, ये वास्तव में लहरें हैं जो भूकंपी तरंगों से उत्पन्न होती हैं। यद्यपि मूल रूप से कंपन की क्रिया कुछ ही सेकंड की रहती है, फिर भी यदि भूकंप की तीव्रता रिक्टर पर 5 से अधिक है तो इसके परिणाम अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। अब भूकंप की आवृत्ति देखते हैं। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है। भूकंप के झटकों से जन व धन की अधिक हानि होती है। फिर भी ऐसा नहीं है कि विश्व के सभी भागों में तीव्र भूकंप ही आते हैं, वहाँ केवल जो भ्रंश के समीप हैं ऐसे तीव्र झटके महसूस होते हैं। हम ज्वालामुखी व भूकंप के वितरण का वर्णन आगे अध्याय में पढ़ेंगे। प्रायः देखा जाता है कि रिक्टर स्केल पर 8 से अधिक तीव्रता वाले भूकंप के आने की संभावना बहुत ही कम होती है। 1-2 वर्षों में एक ही बार आते हैं, जबकि हल्के भूकंप लगभग हर मिनट में पृथ्वी के किसी न किसी भाग में महसूस किए जाते हैं, ठीक है।
अब अगले आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वी की संरचना। ठीक है, तो भूकंप क्लियर हुआ आप लोगों का। अब आगे हम लोग देखेंगे पृथ्वी की संरचना, जिसमें ज्वालामुखी आएगी। ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, टेक केयर, पढ़ते रहिए, कमेंट किया कीजिए। ठीक है, सही लगता है या नहीं, कोई भी कमेंट नहीं करता है सही लगता है या नहीं, जबकि क्लासेस में बोला जाता है कि 12th का भी पढ़ाइए, इसका भी पढ़ाइए, लेकिन आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन कमेंट नहीं करते हैं। हो सकता है आप लोग टाइम नहीं दे पाते, या कुछ बच्चे क्या है हमारे विद्यालय के, क्योंकि हमारा विद्यालय आवासीय है इसलिए कुछ बच्चे विद्यालय में ही रहते हैं, तो हो सकता है फ़ोन वगैरह बहुत से बच्चों को अलाउ नहीं है, इमरजेंसी पर ही अलाउ है, तो हो सकता है इसलिए अभी नहीं कर पा रहे हैं बच्चे। कोई बात नहीं है स्टूडेंट, आप लोग लगे रहिए। और जहाँ तक मैं अपने विद्यालय की बात जानती हूँ कि बच्चे आवासीय हैं और यहाँ पर फ़ोन की सुविधा इन्हें उपलब्ध लगभग नहीं कराई गई है, ज़रूरत पड़ने पर ही इन्हें फ़ोन दिए जाते हैं। तो ठीक है, आप लोग फिर आगे आप लोगों के काम में आएंगे, और जो बच्चे अपने घर से आते हैं वो लोग देखिए, और जो समझ में आए, जो ना समझ में आए तो कमेंट करिए। ठीक है, आप लोग क्लासेस में भी बताते हैं, मैं क्लासेस में भी सुन लेती हूँ आप लोगों की बातें। ठीक है, टेक केयर, पढ़ते रहिए।